कॉमेडी किंग जिसने 25 साल तक लोगों को हंसाया, आज वो जेल में है। वो फिल्म एक्ट्रेस जो पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गई थी, उसका अंत एक ठेले पर हुआ। बॉलीवुड के शहंशाह का बंगला कभी कुर्की की कगार पर आ गया था। बॉलीवुड शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? चकाचौंध, पैसा, शोहरत, फैंस और एक ऐसी जिंदगी जो शायद हम सब जीना चाहते हैं। लेकिन इस चमकते हुए पर्दे के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। जहां उगते हुए सूरज को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन ढलते सूरज की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। आज मैं आपको सुनाऊंगी उन सितारों की अनसुनी दास्तां जो कल तक अर्श पर थे, लेकिन एक गलती, एक बुरी लत या वक्त की एक करवट ने उन्हें सीधा फर्श पर पटक दिया। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमेशा के लिए गुमनामी और गरीबी के अंधेरे में खो गए, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भयानक डाउनफॉल के बाद ऐसा कमबैक किया कि अपनी पुरानी सफलताओं को भी पीछे छोड़ सफलता के नए मुकाम हासिल किए। आपको फिल्म फिर हेरा फेरी का वो सीन याद है जहां राजपाल यादव का किरदार 21 दिन में पैसा डबल करने के लालच में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा देता है? बदकिस्मती देखिए, रियल लाइफ का वो सीन रियल लाइफ में सच साबित हो गया। फर्क बस इतना है कि वहां पैसा डबल करना था और असल जिंदगी में राजपाल यादव को डायरेक्टर बनना था, और इसी एक फैसले ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है साल 2010 से। ये वो दौर था जब राजपाल यादव का करियर पीक पर था। हर दूसरी बड़ी फिल्म में उनका होना तय था। भारी भरकम फीस लेते थे वो। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है, हम जहां होते हैं उसमें खुश नहीं होते, हम कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। राजपाल यादव भी सिर्फ एक्टर बनकर खुश नहीं थे या वैसे रहना नहीं चाहते थे। उनकी चाहत थी कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने। यही वो लम्हा था जहां उनसे वो गलती हुई जिसकी सजा आज 16 साल बाद भी वो भुगत रहे हैं। राजपाल यादव ने फिल्म बनाने की ठानी, जिसका नाम था अता पता लापता। फिल्म बनाने के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। उस वक्त शायद उन्हें लगा होगा कि फिल्म हिट होगी, पैसा वापस कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2012 में जब फिल्म रिलीज हुई तो वो बुरी तरह पिट गई। फिल्म का फ्लॉप होना राजपाल यादव के लिए सिर्फ दिल टूटने जैसा नहीं था, बल्कि उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। पैसा डूब चुका था, लेकिन लोन तो चुकाना था, और यहीं से शुरू हुआ वो कानूनी जाल जिसमें राजपाल यादव बुरी तरह फंसते चले गए। जब लोन चुकाने की बारी आई तो राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव की तरफ से जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। आपको बता दें कि भारत में चेक बाउंस होना एक गंभीर अपराध माना जाता है। मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी चुप नहीं बैठी, वो सीधे कोर्ट पहुंच गई। साल दर साल तारीखें पड़ती रहीं, मामला खिंचता रहा। लोन का जो असली अमाउंट 5 करोड़ था वो ब्याज और जुर्माने के साथ बढ़ता चला गया। आज की तारीख में रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। सोचिए, एक गलती और रकम लगभग डबल। इस केस में 2018 में एक बड़ा मोड़ आया। कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस का दोषी माना और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। उस वक्त उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। इस पूरे मामले में एक राहत की बात यह रही कि उनकी पत्नी राधा यादव को जेल नहीं भेजा गया। कोर्ट ने माना कि उन्होंने वो चेक अपने पति के कहने पर साइन किए थे, इसलिए मुख्य जिम्मेदारी राजपाल की बनती है। लेकिन यहां मुसीबतें खत्म नहीं हुई। जब इंसान का वक्त खराब होता है तो उसका घर बार सब छूटने लगता है। अगस्त 2024 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने राजपाल यादव के पुश्तैनी घर पर ताला लगा दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनका जो घर था उसे बैंक ने सील कर दिया, क्योंकि वो लोन की किश्त नहीं चुका पाए थे। ये वो पल था जिसने राजपाल यादव को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। मुंबई का फ्लैट जाना एक बात है, लेकिन अपने गांव का, अपने माता पिता की यादों वाला घर सील हो जाना किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजपाल यादव तो इतने बड़े स्टार हैं, उनके पास 9-10 करोड़ रुपए नहीं है क्या? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है। तो फिर जेल जाने की नौबत क्यों आई? इसे कहते हैं असेट रिच कैश पुअर। यानी आपके पास प्रॉपर्टी है, नाम है,
लेकिन हाथ में तुरंत देने के लिए नगद पैसा नहीं है, और जब कोर्ट का डंडा चलता है तो उन्हें तुरंत पैसा चाहिए होता है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं। कोर्ट ने उन्हें कई मौके दिए। जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो समझौता कर लीजिए। अक्टूबर 2025 में राज्यपाल ने कुछ ड्राफ्ट जमा भी किए, कोशिश भी की, लेकिन वो पूरी रकम एक साथ नहीं चुका पाए। कंपनी को लगा कि राज्यपाल मामले को टाल रहे हैं, और फिर आई 2026 की फरवरी। मुरली प्रोजेक्ट्स के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 फरवरी 2026 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि आपने बार बार वादे तो किए, लेकिन उन्हें निभाया नहीं। कानून का मजाक नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजपाल यादव को तुरंत सरेंडर करना होगा। 5 फरवरी 2026 शाम के करीब 4 बजे राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर कर दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सबको हंसाने वाला चेहरा अब जेल की 4 दीवारी में बंद है। हालांकि अंधेरे में रोशनी की किरण भी दिखी। बॉलीवुड, जिसे अक्सर मतलबी कहा जाता है, इस बार राजपाल के साथ खड़ा नजर आया। एक्टर सोनू सूद, गुरमीत चौधरी और गुरु रंधावा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अब खबर है कि सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अजय देवगन जैसे बड़े सितारे भी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि उनका कर्ज चुकाया जा सके और उन्हें बाहर निकाला जा सके। हालांकि देखिए, एक सवाल ये भी तो उठता है कि इस परेशानी के बारे में तो बॉलीवुड को पहले से पता था ना। जब उस कलाकार को जेल के अंदर जाना ही पड़ गया, तब क्या इन सारे सितारों को याद आया कि वो किस मुसीबत के दौर से गुजर रहा है? ये मदद तो वो उसके जेल जाने से पहले भी कर सकते थे। बहरहाल, इनके अलावा लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी मदद का भरोसा दिया है। तो कुल मिलाकर राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं है, ये एक सबक है। हम सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन अपनी असली ताकत को भूलकर बिना तैयारी के किसी नए और जोखिम भरे काम में कूदना कितना भारी पड़ सकता है, ये राजपाल यादव की आज की हालत बताती है। एक्टर होना और प्रोड्यूसर होना 2 अलग अलग दुनिया है। राजपाल यादव एक बेहतरीन कलाकार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद व्यापार के दांव पेच वो समझ नहीं पाए। लेकिन राजपाल यादव अकेले नहीं हैं जिनको इतना बड़ा झटका लगा है। बॉलीवुड में अर्श से फर्श तक आने वाले सितारों की लिस्ट काफी लंबी है, और ये एक ऐसी लिस्ट है जो ये बताती है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपके आगे पीछे पूरा बॉलीवुड घूमता है, लेकिन जब वही वक्त करवट ले लेता है तो कोई आपको पूछने भी नहीं आता। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। पर्दे पर उन्होंने जितने दर्द भरे किरदार निभाए, उससे कहीं ज्यादा दर्द उनकी असल जिंदगी में था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीना कुमारी अपने दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनका अंत बेहद गरीबी में हुआ। उनकी बर्बादी की वजह बनी अपनों का धोखा। बचपन से ही उनके परिवार ने उन्हें सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझा। शादी के बाद पति कमाल अमरोही के साथ रिश्ते बिगड़े और वो तन्हा हो गईं। इस अकेलेपन को भरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया, और यही शराब उनकी जान की दुश्मन बन गई। उन्हें लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। 1972 में जब मीना कुमारी ने अस्पताल में आखिरी सांस ली, तो हालात इतने खराब थे कि उनके पास अस्पताल का बिल भरने के लिए 3,500 रुपए भी नहीं थे। सोचिए, करोड़ों कमाने वाली एक्ट्रेस के पास 3,500 रुपए नहीं थे। आखिरकार डॉक्टर ने इंसानियत दिखाते हुए बिल माफ किया, तब जाकर उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा गया। अब रुक करते हैं 70 के दशक की उस एक्ट्रेस की तरफ जो उस जमाने में मॉडर्न वुमन का चेहरा थी, परवीन बाबी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट थी। वो टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसने उन्हें निगल लिया। परवीन बाबी को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि पूरी दुनिया, यहां तक कि अमिताभ बच्चन और प्रिंस चार्ल्स जैसे लोग उन्हें जान से मारना चाहते हैं। इस डर ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने खुद को अपने जुहू वाले फ्लैट में कैद कर लिया। वो दुनिया से कट गई, ना दोस्त ना परिवार, बस अकेलापन, और इसका अंत बहुत दर्दनाक तरीके से हुआ। 2005 में उनकी मौत हो गई, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। 3 दिन तक उनकी लाश फ्लैट के अंदर पड़ी रही। जब दरवाजे पर दूध के पैकेट और अखबारों का ढेर लगने लगा, तब पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उनकी सड़ती हुई लाश निकाली।
जिस स्टार को देखने के लिए कभी फैंस की लाइन लगती थी, उसकी मौत पर रोने वाला कोई नहीं था। उनके अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ महेश भट्ट वहां मौजूद थे। अगर आपको लगता है कि परवीन बाबी की कहानी डरावनी है, तो विम्मी की दास्तां आपका दिल दहला देगी। 1967 में आई फिल्म हमराज से रातों रात स्टार बनी विम्मी के पास सब कुछ था, लेकिन गलत वैवाहिक फैसले और करियर के ढलान ने उन्हें शराब के नशे में डुबो दिया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। जब उनका निधन हुआ तो एम्बुलेंस तक के पैसे नहीं थे। ये बॉलीवुड के इतिहास का सबसे शर्मनाक सच है कि एक समय की सुपरस्टार विम्मी की लाश को शमशान घाट तक ले जाने के लिए ठेले का इस्तेमाल किया गया था। जिस चेहरे को देखने के लिए लोग तरसते थे, वो किस बेकदरी के साथ इस दुनिया से गया, ये सोचना कितना दुखद है। अब उस अलबेले स्टार की बात करते हैं जिसने हमें डांस करना सिखाया, भगवान दादा। एक वक्त था जब उनके पास मुंबई के चेंबूर में 25 कमरों का आलीशान बंगला था और गैराज में 7 इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी रहती थी। वो हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कार में सेट पर जाते थे, लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने का नशा और जुए की लत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं और वो कर्ज में डूबते गए। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें अपनी गाड़ियां और बंगला सब कुछ बेचना पड़ा। जो इंसान राजा की तरह रहता था, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मुंबई की एक तंग चौल में बेहद गरीबी और गुमनामी में बिताए। 50 के दशक के चॉकलेटी हीरो भारत भूषण, जिनके नाम पर फिल्में बिकती थीं, उनका अंत भी कम दर्दनाक नहीं था। बैजू बावरा जैसी हिट फिल्में देने वाले भारत भूषण को भी जुए की लत ले डूबी। इसके अलावा उन्होंने कई गलत फिल्मों में पैसा भी लगाया। उन्होंने अपनी बेशकीमती लाइब्रेरी बेची, अपना बंगला बेचा। किस्से तो यहां तक हैं कि पेट पालने के लिए इस सुपरस्टार को अपने आखिरी दिनों में एक फिल्म स्टूडियो के बाहर वॉचमैन की नौकरी तक करनी पड़ी थी। हालांकि उनके परिवार ने बाद में इसका खंडन किया, लेकिन उनकी कंगाली जग जाहिर थी। फिल्म शोले के इमाम साहब याद है, एके हंगल? उनका वो डायलॉग तो सुना ही होगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। एके हंगल ने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत कमाई, लेकिन बुढ़ापे में पैसा साथ छोड़ गया। 95 साल की उम्र में जब वो बीमार पड़े तो उनके पास इलाज और दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। जब ये खबरें मीडिया में आई, तब अमिताभ बच्चन और इंडस्ट्री के दूसरे लोगों ने उनकी मदद की। एक ऐसा कलाकार जिसने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, उसे अपने आखिरी वक्त में दूसरों के रहमो करम पर जीना पड़ा। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसकी मुस्कान ने 80 के दशक में सबको दीवाना बना दिया था, राज किरण। फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर के पिछले जन्म का किरदार और अर्थ जैसी बेहतरीन फिल्में। एक वक्त था जब हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन 90 का दशक आते आते राज किरण अचानक गायब हो गए। ना किसी पार्टी में दिखे, ना किसी फिल्म में। एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक किसी को नहीं पता था कि वो कहां हैं। फिर 2011 में एक चौंकाने वाली खबर आई। उनके पुराने साथी ऋषि कपूर ने दावा किया कि राज किरण अमेरिका के एटलांटा में एक पागलखाने में मिले हैं। यह खबर इंडस्ट्री को सन्न कर गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। राज किरण की बेटी ऋषिका मेहतानी सामने आई। उन्होंने ऋषि कपूर के दावों को गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता वहां नहीं हैं, बल्कि वो अब भी लापता हैं और परिवार उन्हें ढूंढ रहा है। आज 2026 में कर्ज का ये सितारा किस हाल में है और कहां है, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत याद है आपको? उसमें इंद्र का किरदार निभाने वाले थे सतीश कौल। सिर्फ यही नहीं, उन्हें पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। इतना बड़ा कद, इतना नाम, लेकिन जिंदगी ने ऐसा यू टर्न लिया कि वो राजा रंक बन गया। 2011 में सतीश जी ने एक एक्टिंग स्कूल खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें इतना भारी नुकसान हुआ कि सारी जमा पूंजी डूब गई। हालात इतने बुरे हो गए कि दवाइयों और खाने पीने के लिए भी मोहताज होना पड़ा। आखिरी वक्त में उनके पास अपना घर तक नहीं था। वो लुधियाना के एक ओल्ड एज होम में रहे और वहीं अपनी बदकिस्मती से लड़ते रहे। कोरोना काल में 10 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया। जिस इंसान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, वो एक अनजान मौत मर गया। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ये गाना आज भी बहुत से लोगों की जबान पर रहता है। इसे बनाने वाले जादूगर थे ओपी नैयर। वो बॉलीवुड के ऐसे संगीतकार थे जो अपनी शर्तों पर जीते थे। वो इकलौते थे जो लता मंगेशकर के बिना भी सुपरहिट संगीत देते रहे, लेकिन उनका स्वभाव ही उनका दुश्मन बन गया। परिवार से अनबन हुई और वो घर छोड़कर चले गए।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बॉलीवुड का ये दिग्गज संगीतकार अपने आखिरी 10 सालों में एक फैन के घर पेइंग गेस्ट बनकर रहा। ठाणे के एक छोटे से कमरे में वो अपनी शराब और संगीत के साथ अकेले रहे। उनकी जिद इतनी पक्की थी कि उन्होंने मरने से पहले कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को मेरी अंतिम यात्रा में शामिल मत होने देना। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और अपनी ही शर्तों पर दुनिया को अलविदा कह दिया। ए मेरी जोहरा जबी फिल्म वक्त का ये गाना और उसमें अचला सचदेव की मुस्कान, और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो प्यारी सी दादी। अचला सचदेव ने हमेशा हंसते खेलते किरदार निभाए, लेकिन उनकी असल जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा था। पति की मौत के बाद वो पुणे के अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रह गई। बच्चे विदेश में बस गए थे और यहाँ वो तन्हाई से लड़ रही थी। करीब 12 साल तक वो अकेलेपन में रहीं। आखिरी दिनों में उन्हें लकवा मार गया और आंखों की रोशनी भी चली गई। वो कई दिनों तक अस्पताल के बेड पर पड़ी रहीं, लेकिन कोई अपना हाथ थामने वाला नहीं था। अप्रैल 2012 में जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो उनके पास ना तो बेटा था और ना ही बेटी, सिर्फ खालीपन था। गीतांजलि नागपाल 90 के दशक की वो सुपर मॉडल जिसने सुष्मिता सेन जैसी स्टार्स के साथ रैंप वॉक किया था। फैशन की दुनिया में उनका बड़ा नाम था, बड़े बड़े डिजाइनर्स उनके पीछे थे, लेकिन ड्रग्स की लत ने इस खूबसूरत मॉडल को एक जिंदा लाश बना दिया। 2007 में दिल्ली के एक बाजार में लोगों ने एक औरत को भीख मांगते देखा। बाल उलझे हुए, कपड़े फटे हुए। जब पहचान की गई तो पता चला ये वही गीतांजलि नागपाल हैं। सोचिए, जो हाथ कभी लाखों के चेक लेते और देते थे, वो हाथ लोगों के सामने चंद सिक्कों के लिए फैले हुए थे। बाद में उन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया, लेकिन उनकी कहानी फैशन वर्ल्ड के काले सच को बेनकाब कर गई। मिताली शर्मा की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो बिना सोचे समझे मुंबई भाग आते हैं। दिल्ली की ये लड़की आंखों में हीरोइन बनने का सपना लेकर घर से भागकर मुंबई आई थी। परिवार ने नाता तोड़ लिया, लेकिन उन्हें लगा कि ये स्टार बन जाएंगी। शुरुआत में कुछ काम मिला, कुछ भोजपुरी फिल्में मिली, लेकिन फिर काम मिलना बंद हो गया। ना घर की रही, ना घाट की। डिप्रेशन ने घेर लिया। हालात इतने बदतर हो गए कि पेट भरने के लिए उन्हें चोरी तक करनी पड़ी। कुछ साल पहले मुंबई पुलिस ने उन्हें लोखंडवाला में कार का शीशा तोड़कर चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा। जब पुलिस ने उन्हें देखा तो वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। उन्हें जेल नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। ये तो थी बॉलीवुड की वो कहानियां जिन्होंने हमें हैरान भी किया और दुखी भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गिरता हुआ सितारा टूट ही जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो राख से फीनिक्स की तरह उठ खड़े हुए। इनमें पहला नाम है बॉलीवुड के शहंशाह का। अमिताभ बच्चन हर साल सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सितारों में शुमार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक में उनके हालात इतने खराब थे कि उनका बंगला प्रतीक्षा कुर्की होने वाला था। दरअसल साल 1995 में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों को अलविदा कहकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपनी कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू की, जो फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड इवेंट आयोजित करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस इवेंट में करोड़ों का घाटा हुआ। ABCL पूरी तरह से दिवालिया हो गई। बच्चन साहब पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया। बैंकों ने नोटिस भेजे। बंगला कुर्क होने की कगार पर था। बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा टूट चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्त यश चोपड़ा से काम मांगा और 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें में फिर काम किया। और फिर आया वो गेम चेंजर शो कौन बनेगा करोड़पति। 2000 में इस शो ने अमिताभ को फिर से शहंशाह बना दिया। इस शो की कमाई से उन्होंने न सिर्फ अपना सारा कर्ज चुकाया, बल्कि दोबारा अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज वो भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं। शोमैन ऑफ इंडिया राज कपूर की जिंदगी में भी ऐसा ही दौर आया था। 1970 में उन्होंने अपना सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया, मेरा नाम जोकर। इस फिल्म पर उन्होंने पूरे 6 साल काम किया। अपनी सारी जमा पूंजी, RK स्टूडियो, सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई। लोगों को 4 घंटे की फिल्म पसंद नहीं आई। राज कपूर कर्ज में घिर गए। RK स्टूडियो बंद होने की कगार पर था। पूरा परिवार संकट में था। लेकिन तब भी राज कपूर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से उठने का फैसला किया। 1973 में उन्होंने बॉबी बनाई, एक टीनेज लव स्टोरी। ये फिल्म सुपर हिट रही। सुपर क्या, सुपर डुपर हिट रही। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया। इस एक फिल्म ने राज कपूर का सारा कर्ज चुका दिया और RK स्टूडियो को बचा लिया। राज कपूर ने साबित कर दिया कि गिरना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।
लेकिन सोचिए, अगर बॉबी भी फ्लॉप हो जाती तो राज कपूर का और उनके आने वाली पीढ़ियों का, कपूर खानदान का क्या होता। 80-90 के दशक के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ, 2003 में उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ की फिल्म बूम बुरी तरह फ्लॉप हुई, पायरेसी का शिकार भी हो गई। इस घाटे ने पूरे परिवार को कर्ज में डुबो दिया। हालात इतने बुरे थे कि जैकी को अपना घर और फर्नीचर सब कुछ बेचना पड़ा। उनके बेटे टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौरान उन्हें जमीन पर सोना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में सलमान खान उनके लिए फरिश्ता बनकर आए और उनकी आर्थिक मदद की। उस दौरान जैकी श्रॉफ ने लगातार छोटे बड़े किरदार निभाए। टाइगर श्रॉफ ने अपनी कमाई से परिवार का साथ दिया और जैकी श्रॉफ ने 30 साल पुरानी कानूनी लड़ाई जीतकर अपनी करोड़ों की संपत्ति वापस पा ली। 90 के दशक के किंग ऑफ कॉमेडी गोविंदा, एक वक्त था जब एक साल में उनकी 10 से 12 फिल्में रिलीज होती थी, लेकिन 2000 के बाद उनका करियर धीमा पड़ने लगा। काम मिलना बंद हो गया, करोड़ों का कर्ज हो गया। गोविंदा ने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें अपना बंगला गिरवी रखना पड़ा था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास काम नहीं था और बकाया चुकाने के पैसे नहीं थे, लेकिन गोविंदा ने हिम्मत नहीं हारी। फिलहाल ऐसा बताया जाता है कि गोविंदा पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्थिर हैं। उनकी संपत्ति करीब 170 करोड़ रुपए आंकी गई है। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा को भी अपने जीवन में एक बार गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। 2013 में उन्होंने अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस बनाई, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म के लेखक ने चेक बाउंस के मामले में उन पर केस कर दिया। वो कर्ज में डूब गई। इस मुश्किल समय में सलमान खान ने एक बार फिर दोस्ती निभाई और उन्हें आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन प्रीति ने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स में निवेश जारी रखा और आज वो एक सफल बिजनेस वुमन है। उनकी संपत्ति करोड़ों में है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक फिल्म का फ्लॉप होने का मतलब करियर का खत्म होना नहीं है। और आखिर में साउथ सिनेमा के युगल नायकन यानी विश्व नायक कमल हासन, 2013 में उनकी फिल्म विश्वरूपम पर विवाद और प्रतिबंधों की वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी। उनका घर तक बिकने का खतरा था, लेकिन जब विश्वरूपम रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 95 करोड़ रुपए था और कमाई हुई 200 करोड़ से ज्यादा। रिपोर्ट्स के अनुसार अब कमल हासन की संपत्ति लगभग 450 करोड़ रुपए है। हालांकि उन पर अब भी 49 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन वो सिनेमा और राजनीति दोनों में सक्रिय हैं। वो लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। राजपाल यादव से लेकर कमल हासन तक हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। कुछ लोग गिरकर टूट गए तो कुछ ने उठना सीख लिया। चमक धमक वाली इस दुनिया में सफलता को संभालना सफलता पाने से ज्यादा मुश्किल है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि शोहरत एक नशा है, लेकिन अगर इस नशे को हम संभाल ना पाएं तो ये इंसान को खोखला कर देता है। चाहे राज किरण हो या मिताली शर्मा, इन सब ने एक सपना देखा था, लेकिन जब सपना टूटा तो हकीकत से लड़ने के लिए उनके पास ना तो परिवार था और ना ही कोई बैकअप प्लान। सफलता की चमक में अक्सर हमें भूल जाते हैं कि अंधेरा होने पर अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़ो, जमीन पर पैर रखना और अपनों का हाथ थामे रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो इन सारी कहानियों से मैंने एक चीज सीखी कि कई बार जब हम बहुत सफल होते हैं या हमारे जीवन में सब ठीक चल रहा होता है, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, अगर आमदनी ठीक चल रही होती है तो हम कई बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं करते। और आप चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, उस पैसे को ठीक से मैनेज करना कमाने से ज्यादा जरूरी है। आपने इन कहानियों से क्या सीखा, ये आज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कीजिए।